Everyone, welcome to Target for IQ. Guys, our today's topic for discussion is delegated legislation. So let's start the topic. बट बिफोर दैट ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज़ में कवर कर रहे हैं एंड अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन रेट्स सेपरेशन ऑफ पावर्स रूल ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू नेचुरल जस्टिस और आज बारी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट कल नेचुरल जस्टिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक छूट गया था। दैट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ ब्रीच और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसको हम पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का ब्रीच या कॉन्ट्रावेंशन होता है तो ऐसे जजमेंट या ऑर्डर का इफ़ेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है? whenever there is violation of any rule of natural justice the order is null and void। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है void, ठीक, और दूसरा होता है voidable। void means what? void means जजमेंट या ऑर्डर जो भी पास हुआ है, लॉ वॉइड होने के बाद उसे ऐसा कंसिडर करता है कि वो चीज़ पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मीन्स दैट थिंग is nothing in the eye of law now if it is void। but when it comes to voidable, it means कि जब तक aggrieved party कोर्ट मूव नहीं करती है to set aside that order, it will have a force like a legal and valid order, राइट। यानी वॉइडेबल में जो अग्रीव्ड पार्टी है उसे कोर्ट जाना पड़ेगा उसको सेट असाइड कराने के लिए, नहीं तो उसका जो एनफोर्समेंट है वो एज अ वैलिड ऑर्डर या उसको लॉ की नज़र में लीगल एंड वैलिड हम कह सकते हैं माना जाएगा। ठीक, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देखते हैं जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस मैटर पे क्या कहा था। सो जस्टिस कृष्णा अय्यर सेड, बियॉन्ड doubt an order which infringes a fundamental freedom passed in the violation of odi alteram partem rule is a nullity। यानी without any doubt that thing is a nullity, यानी लॉ की नज़र में लॉ विल नेवर रिकॉग्नाइज दैट थिंग। ठीक है, तो इट वॉज सेड बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर। अच्छा, हम कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वॉयलेशन हो रहा है। जैसे कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ कैंसल्ड विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, बट कैंसिल करने के एवज़ में उससे जो कुछ बातें करनी थी वो नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑडी अल्ट्रम पार्टम का वॉयलेशन हुआ। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा ऑर्डर नल होगा, नल एंड वॉइड। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग इज़, मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका पासपोर्ट जब जब्त कर लिया जाता है विदाउट इशूइंग अ नोटिस। ठीक है, तो ऐसा करना भी उसके नेचुरल राइट्स का वॉयलेशन है। इससे आपको कुछ याद आना चाहिए, आया कुछ? यस, सो दैट इज़ द मेनका गांधी केस ऑफ 1978। उनके साथ यही सेम चीज़ हुई थी, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था बट उनको ना ग्राउंड्स बताए गए और ना उनको अपने बात रखने का मौका दिया गया। इसी वजह से शी मूव टूवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज शी सेड दैट माई फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड हियर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ बायस एंड इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यानी अगर बायसनेस की वजह से या किसी इंटरेस्ट की वजह से कोई ऑर्डर आता है तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल होगा, यानी वो भी नल एंड वॉइड होगा। और ऐसा कोई जो ट्रायल चला है जो कि अफेक्टेड है ड्यू टू बायस और इंटरेस्ट या फिर वॉयलेट हुआ है उसमें नेचुरल जस्टिस, तो ऐसे ट्रायल को हम कोरम नॉट ज्यूडिस बोलते हैं। कोरम नॉट ज्यूडिस, ओके, नॉट ज्यूडिस। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट नॉट बिफोर अ जज। ऐसा माना जाता है कि ये जज के सामने ट्रायल ही नहीं हुआ। ओके ओके, सो अब देखते हैं, आई होप कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए इससे आपको क्लियर हुई हो ये पिक्चर। अब देखते हैं कि टेस्ट क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि वॉयलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस का या नहीं।
तो पहले बात आती है कि टेस्ट करना क्यों है। टेस्ट इसलिए करना है बिकॉज इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से दैट फॉर एनी एंड एवरी वायलेशन ऑफ फेसिट ऑफ नेचुरल जस्टिस एन ऑर्डर पास्ड इज़ ऑलवेज नल एंड वॉइड। समझे, मीन्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो कि नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में कोई ऑर्डर पास किया गया है तो वो हमेशा ही नल एंड वॉइड हो। बट हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, तो टेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है टच स्टोन ऑफ प्रिजुडिस, यानी देखा जाएगा कहीं जज के मन में कोई प्रिजुडिस तो नहीं था जिसकी वजह से उसने ये पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया है। या फिर टेस्ट ऑफ फेयर हियरिंग, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई आपको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया तो चलिए हम एक फेयर हियरिंग का ट्रायल कर लेते हैं, आप अपनी बात सामने रख लीजिए। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। So these are the two tests, and guys, always remember one thing: even if the order passed by an authority or officer is ultra vires against the principle of natural justice and therefore null and void है, it remains operative। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ऑपरेशन में रहता है, नल एंड वॉइड होने के बाद भी ऑपरेशन में रहता है। ये देखिए इस पे एक राइडर है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिक्लेयर टू बी सो बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। जब तक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देती है तब तक वो ऑर्डर वैलिड रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अग्रीव्ड पार्टी जब तक कोर्ट मूव नहीं करेगी कि सर मेरे नेचुरल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तब तक कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जब तक अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट नहीं जा रही है उस ऑर्डर को हम वैलिड एज अ वैलिड ऑर्डर कंसिडर करेंगे। बट येस, अगर कोर्ट मूव करता है अग्रीव्ड पार्टी, जैसे मेनका गांधी जी मूव की थी, तो वहाँ पे कोर्ट डेफिनेटली ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देखेगा और उसे अगर ऐसा मिलता है तो वो उसको नल एंड वॉइड घोषित करेगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इज़ अ very very important and crucial thing. So declaration plays a very important role here, and what happen if such a declaration is absent। अब चलिए ये भी सिचुएशन समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोर्ट ने डिक्लेयर ही नहीं किया तो क्या होगा। तो ऑन द फेस ऑफ इट जो इनवैलिड या वॉइड ऑर्डर है, it will remain in the operation de facto and it can effectively be resisted in law only by obtaining a decision of a competent court। वही सेम बात है ना, कि अगर अग्रीव्ड पार्टी सामने आती है तभी ये नल एंड वॉइड घोषित होगा, अदरवाइज ये एज अ वैलिड ऑर्डर काम करेगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक है, तो व्हाट वाज द जनरल रूल, याद करिए जनरल रूल में वो नल एंड वॉइड ही है। ठीक है, पार्टी अगर मूव करती है दैट वाज अ कंडीशन ऑन दैट, बट जनरल रूल इज दैट इट इज़ नल एंड वॉइड। जस्टिस कृष्णा अय्यर की ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा। उन्होंने क्या कहा था, बियॉन्ड डाउट, बिना किसी डाउट के, एन ऑर्डर विच इन्फ्रिंजेस अ फंडामेंटल फ्रीडम पास्ड इन द वायलेशन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम रूल इज़ नलिटी। ठीक है, तो दैट देयरफॉर वो जो ऑर्डर है नल एंड वॉइड होगा। एंड next question is, in which of the following cases Supreme Court held that the principles of natural justice are applicable to administrative proceedings also। ये केस हमने कल भी किया था, so that was A.K. Kraipak case। yes, next thing is, when reviewing administrative action the court's duty is to confine itself to the question of legality। okay, ये जुडिशियल रिव्यू पे एक क्वेश्चन है, हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ चुके तो ये क्वेश्चन करते हैं। Again, when reviewing administrative action, the court's duty is to confine itself to the question of legality. What is the ground for judicial review? Committed an error of law or exceeded its powers, breach of natural justice or decision without reason, यानी नॉन स्पीकिंग ऑर्डर। तो ये दोनों चीज़ ही ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू कंसिडर होंगे। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। देखिए मैंने ना आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, जैसे डिसीजन आउटसाइड स्टैट्यूटरी पावर्स, फेलियर टू कंसिडर रेलिवेंट कंसिडरेशन और कंसिडरिंग इररेलेवेंट कंसिडरेशंस, अनलॉफुल फैक्टरिंग ऑफ डिस्क्रिशन,
डिस्क्रिशन होगा ये। breach of natural justice, real or apprehended bias, exercising discretion for improper purpose और in bad faith, unlawful subdelegation of discretionary powers। तो आप इन पॉइंट्स को कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए तो आपके लिए ईजी होगा। दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लेक्चर। गाइस ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और एक वीडियो में कवर करना इसको मुश्किल है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज मैं पहला पार्ट लेके आई हूँ, आइए आगे देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब होता है डेलीगेट करना, यानी अपना जो काम है वो किसी दूसरे को सौंप देना, ठीक है। दैट थिंग इज़ डेलीगेशन। एंड व्हाट इज़ लेजिस्लेशन? सो लेजिस्लेशन मीन्स टू मेक लॉ, है ना। लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लेजिस्लेचर जो अपनी ड्यूटी है ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो किसी और को सौंप दे? तो इसका आंसर है यस, ऐसा हो सकता है और इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं इसके पीछे, ठीक है। इसी चीज़ को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये आपको डिफरेंट साउंड कर रहा है फिर भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके टर्मिनोलॉजी से इसका मीनिंग निकालिए। डेलीगेट करना मतलब अपनी पावर को किसी और को सौंपना विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। किस चीज़ की पावर है? लेजिस्लेशन की पावर, लॉ मेकिंग की पावर, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में इसका यहाँ पे एक मीनिंग लिखा है, इसको देखिए। डेलीगेशन इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग और कमिशनिंग अ डेलीगेट, ओके। यानी इट इज़ अ एक्ट ऑफ मेकिंग, बनाना, और कमिशनिंग अ डेलीगेट, ठीक। नेक्स्ट, when the function of legislation is entrusted to organs other than the legislature। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि लेजिस्लेशन का काम तो लेजिस्लेचर का ही होता है, ये हम सब जानते हैं। बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, खुद लेजिस्लेचर ने, देखिए जिसके पास पावर होती है वही उस पावर को डेलीगेट कर सकता है, जिसके पास पावर ही नहीं है वो कहाँ से देगा। इफ़ द लेजिस्लेशन मेड बाय सच ऑर्गन itself, the legislation made by such organ is called delegated legislation। यानी अगर लेजिस्लेटिव ने एग्जीक्यूटिव को बोल दिया कि इन मैटर्स पे और इस लिमिट तक आपको रूल्स बनाने हैं, आपको लॉज बनाने हैं या आपको देखना है, एग्जीक्यूटिव ऐसा करता है, ऐसे रूल्स एंड लॉज बनाता है, तो एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे हम बोलेंगे कि इन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, देखिए ट्रेडिशनल थ्योरी में तो जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता था वो एग्जीक्यूटिव करे और लेजिस्लेचर का जो फंक्शन है वो लेजिस्लेचर करे। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होती है और कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर के पास इतना बर्डन होता है कि वो अकेले सारा काम नहीं कर सकता। तो टू लूजन अप दैट बर्डन लेजिस्लेचर अपना वर्क डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट थिंग देखते हैं क्या है। एक टर्म आपको सुनाई देगा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब देख लेते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट। व्हेन द लेजिस्लेटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय एन अथॉरिटी अदर देन लेजिस्लेचर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स डेलीगेटेड और कन्फर्ड ऑन बाय देम बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ इज़ नोन एज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अभी जो मैंने आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग्स बताया ना, ये वही चीज़ है, तो इसी को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कह देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये डिफरेंट है उससे, नो इट्स नॉट डिफरेंट, एकदम सेम वही मीनिंग है, ठीक है। कुछ कुछ रिस्पेक्ट्स में ये डिफरेंस इसमें क्रिएट होता है, बट अभी के लिए इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, ओके। कुछ डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बुक्स में तो एटलीस्ट बुक्स में साफ साफ ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एक कंसेप्ट है। बट यस, जस्टिस मुखर्जी और सामन ने कोशिश की है कुछ कहने की, उसको देखते हैं। जस्टिस मुखर्जी सेड इट इज़ एन एक्सक्यूज़ फॉर द लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स के लिए एक्सक्यूज़ है कि देखिए हमारे पास बहुत काम है, हम काम नहीं कर सकते, इस तरह से समझ लीजिए कि एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, ये जस्टिस मुखर्जी ने कहा। अ शील्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये एज अ शील्ड वर्क करता है। एंड अ प्रोवोकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट हैं उनके लिए प्रोवोकेशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, वहाँ पे तो यही है कि लेजिस्लेचर को लॉज बनाना है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लॉ बना रहा है, तो इसलिए इट्स अ प्रोवोकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट, ये जस्टिस मुखर्जी ने कहा था। व्हाट डिड सामंत से? इन्होंने कहा है लेजिस्लेशन इज़ ईदर सुप्रीम और सबऑर्डिनेट,
लेजिस्लेशन दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो सुप्रीम और या तो सबॉर्डिनेट। अच्छा, सुप्रीम और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का क्या मतलब है? देखिए बहुत ही आसान है। सुप्रीम लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट होता है, जो सॉवरेन है अगर वो लेजिस्लेट कर रहा है, यानी जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो जब लेजिस्लेट करती है तो वो सुप्रीम लेजिस्लेशन है। इट प्रोसीड्स फ्रॉम द सॉवरेन या सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। इट हैज़ नो राइवल इन द फील्ड, क्योंकि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उन्होंने बनाई है। इट डज नॉट डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अपनी अथॉरिटी कहीं और से डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम ने बनाई है। तो जैसा कि ये टर्म है, टर्म से ही हम आराम से बता सकते हैं। एंड व्हाट इज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फ्रेम्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड ओज इज इट्स एग्जिस्टेंस ऑन सुपीरियर अथॉरिटी दैट इज लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर। बिल्कुल आसान है ना, समझ रहे होगे आप। फ्रेम का बनाता कौन है? एग्जीक्यूटिव, और अपना एग्जिस्टेंस ये कहाँ से ओ करती है? लेजिस्लेचर से, क्योंकि पावर उन्होंने दी है। ये एक एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन मेक अ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन only if such power is conferred on it by a competent legislature, not otherwise। अगर लेजिस्लेचर उसको ऐसी पावर देगा ही नहीं तो अपने मन से थोड़ी ना बनाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का तो काम ही नहीं है। सबॉर्डिनेट लॉ मेकिंग बॉडी इज़ बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ इट्स डेलीगेटेड अथॉरिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपको काम करने के लिए कह रहा है, जो आपका सुपीरियर है, डेफिनेटली आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड रहोगे। तो बस यही चीज़ है, ये भी बहुत आसान है। अब एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है, दैट इज़ रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये ग्रो क्यों किया, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी? तो ये भी देखिए बहुत इजी है, इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझिए। प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट्री टाइम। पार्लियामेंट के पास गाइज ऑलरेडी इतने काम होते हैं, आप लोग खुद समझते होंगे ये करना, मतलब बहुत बहुत सारे काम। आप पॉलिटी पढ़िए, देखिए, आप ऐसे न्यूज़ देखिए तो समझते होंगे पार्लियामेंट कितने काम करती है। इनफैक्ट हर मैटर में पार्लियामेंट अपना एक रोल प्ले करती है, उसी में उसको लॉज भी बनाने हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतने काम करे, तो इस वजह से इसको ये डेलीगेट करने की कोशिश करती है। टेक्निकलिटी मीन्स व्हाट, कभी कभी किसी कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हमको रूल बनाने, लॉज बनाने को कहा जाता है जिसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं होता, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में हमें जाना पड़ता है एक्सपर्ट्स के पास, तो इसलिए टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है? कभी कभी जो लेजिस्लेचर है उसके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है टू फोरसी ऑल द कंटिजेंसीज, जो भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आ सकती हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्ट टच में रहते हैं ऑफ पब्लिक, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि उनका काम ही होता है लॉ के इम्प्लीमेंटेशन करने का, तो उनको सारे प्रॉज एंड कॉन्स पता होते हैं। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको होता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनको डेलीगेट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? अगेन वही बात आती है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास ग्राउंड लेवल की जानकारी एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेचर्स ज़्यादा होती है, इस वजह से वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक कि किस टॉपिक पे हमको लेजिस्लेट करना है, अभी किस टॉपिक पे रूल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में लेजिस्लेचर को अच्छे से आइडिया है तो डेफिनेटली उस पर तो नहीं डेलीगेट करेगा। बट येस, बहुत से ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि रोड ट्रैफिक मैटर्स हो गए, तो उस पर जो अथॉरिटी है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स कौन हो गए? यही डीएम, एसडीएम लोअर लेवल पे। तो डेफिनेटली इनको ज़्यादा जानकारी होगी ना, तो इसलिए इन्हें डेलीगेट किया जाता है। अब अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसमें क्विक एक्शन रिक्वायर होता है, जैसे वॉर हो गया या कोई नेशनल इमरजेंसी हो गई, एग्रेशन या ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्राइक हो गया, बांध हो गया। अभी आप देखो जैसे कोरोना इस समय एक इमरजेंसी है। आपको अगर याद हो कि राजस्थान में एक भिलवाड़ा मॉडल अडॉप्ट किया गया था जिसने कितनी तेज़ी से वहाँ के जो कोरोना एक्सप्लोजन हुआ उसको कंट्रोल किया। तो वो क्या था? वो दैट वाज अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वहाँ पे एक पावर वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको दी गई कि वो अपनी तरह से उस एरिया को डील करें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो गई। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जीक्यूटिव्स अच्छे से उसे समझें ही, तो इस वजह से वो उसको हैंड ओवर कर देते हैं टू द लेजिस्लेचर्स अच्छे से समझें इसलिए दे हैंड ओवर इट टू द एग्जीक्यूटिव्स। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो 4 तरह के डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस होते हैं। वन इज़ टाइटल बेस्ड, डिस्क्रिशन बेस्ड, पर्पस बेस्ड एंड अथॉरिटी बेस्ड। टाइटल बेस्ड मीन्स व्हाट,
दैट इन द फॉर्म्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज, नोटिफिकेशन, स्कीम्स, ऑर्डर, ऑर्डिनेंसेस, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ये टाइटल बेस्ड हो गई। डिस्क्रिशन बेस्ड मतलब क्या होता है, इसको कंडीशनल या कंटिंजेंट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। इट मीन्स व्हाट, टू ब्रिंग द एक्ट इनटू ऑपरेशन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। उसमें ये कहा जाता है कि ये सर्टेन कंडीशंस हैं, ये फुलफिल हो जाएंगी तो आप जो अब ये एक्ट पास हुआ है इसको ऑपरेशन में लेके आएंगे। तो इस तरह से अगर कोई पावर डेलीगेट की गई है तो दैट इज़ डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड इज़ पर्पस बेस्ड। पर्पस बेस्ड मीन्स व्हाट, टू फुलफिल द फॉलोइंग पर्पस, यानी हम देखते हैं क्या फॉलोइंग पर्पस है। लाइक जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक्ट बना और उसको बोल दिया गया कि इस एरिया तक ये एक्सटेंड करेगा, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसा फील किया गया कि इसको फर्दर एरियाज़ तक एक्सटेंड करना चाहिए। तो उसे एक्सटेंड अगर करना है तो इस तरह का काम और उससे रिलेटेड कुछ नए रूल्स भी बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा काम फिर डेलीगेट कर दिया जाता है एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ पे देखो एक पर्पस था ना कि इस पर्पस से करना है। या तो मान लीजिए कोई टू इंक्लूड या एक्सक्लूड ऑपरेशन ऑफ द एक्ट टू सर्टेन टेरिटरीज, इंक्लूड करना है या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उसका ऑपरेशन हो गया, उसमें से कुछ चीज़ें हटानी है तो फिर, या फिर कुछ सब डिटेल्स हैं जिनको सप्लाई करना है। यानी जब आप समझ लो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप बस ये समझ लो अगर कोई पर्पस है जिसको सर्व करना है और उससे सर्व करने के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो वो पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा। लास्ट इज़ अथॉरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। इट मीन्स व्हाट, इसको देखिए सब डेलीगेशन भी बोला जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव्स को कहा जाता है यहाँ पे कि वो डेलीगेट करे फर्दर पावर्स कन्फर्ड ऑन इट टू इट्स सबॉर्डिनेट अथॉरिटी। सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की, मान लीजिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और मुझसे ये कहा गया कि ये ऐसा काम है आपको करना है। मैंने उस पर वर्क किया बट काम मेरे ऊपर भी इतना ज़्यादा हो गया कि मैं उसे अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ, तो डेफिनेटली जो मेरे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है मैं उनको फर्दर चीज़ें डेलीगेट कर सकती हूँ, उन्हें बोल सकती हूँ कि आप इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आप करेंगे और ऐसी चीज़ें आप करेंगे। तो बस ये चीज़ होती है। सो गाइज़ अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है और इसमें थोड़ा सी टेक्निकलिटी भी आती है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा स्लोली लेके चलूँगी। आज अभी हम कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेक्चर के स्टार्टिंग में और बाकी क्वेश्चंस लेक्चर के बाद में, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, और ये टॉपिक ही सबसे लेंदी है, ये कवर हो गया तो फिर बहुत क्विकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो कीप इन टच, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी उसका, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज़ कीप इन टच।